हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत है। एंड इंडियन पॉलिटी की हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की है एंड इसके 10th चैप्टर को आज कवर करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत ही जल्दी कवर कर देंगे इसको। एंड चैप्टर 9 तक ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं तो उनको ज़रूर देखिए। मैं इस सीरीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जल्दी से जल्दी 15 या 20 दिन के अंदर ही इसको ख़त्म करूँ ताकि आपको पीडीएफ में जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। बिकॉज क्लासेस जब ओवर हो जाएंगी आई विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट पीडीएफ ताकि आप अपना रिवीजन करते रहो। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। बहुत ही अगर आप चाहो तो इसको एक दिन में रिवाइज कर सकते हो इन नोट्स के साथ। जैसा कि मेरा इंडियन इकोनॉमी का सीरीज़ है, वहाँ पे टोटल 57 आवर्स के क्लासेस हैं एंड पीडीएफ इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो उसको अगर चाहो तो पीडीएफ इतना आसान है कि आप उसको 1 या 2 दिन में मुश्किल से आप उसको 3 दिन के अंदर 3 से 4 या 5 दिन के अंदर मैक्सिमम आप क्लासेस कवर कर सकते हो। पीडीएफ को तो आप 1 दिन में आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो ये खासियत है कि आपको एक पूरा कंप्लीट बुक, आपको एक कंप्लीट सब्जेक्ट स्पेशली फॉर यूपीएससी 1 दिन में आप रिवाइज कर पाओगे। तो ये खासियत है और इसी मोडस ऑपरेंडी के साथ मैं बना रहा हूँ। बिकॉज देखिए मेरा ये मानना है कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे कितना भी वो मतलब उसमें बिल्कुल कोई खासियत ना हो, कोई इंटेलिजेंट ना हो, बस एवरेज दिमाग होना चाहिए। नॉर्मल जैसे कैंडिडेट होते हैं एंड यही रिकॉर्ड है। यूपीएससी को एवरेज स्टूडेंट ही क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज यहाँ पे चाहिए कंसिस्टेंसी और एवरेज लोगों में कंसिस्टेंसी होती है। किसी में भी कंसिस्टेंसी होगी वो ज़रूर क्लियर कर लेगा। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि इसको रिवाइज करना आसान हो जाए। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते, उनका काम चल जाता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हर लगभग 100 में से 99 बच्चे एवरेज होते हैं, एक ही कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो वो उसकी भी कई बार यूपीएससी में नौकरी नहीं होती है, वो बात अलग है। एंड इन 99 में से लगभग मतलब अगर मेहनती है 99, अगर 99 के 99 मेहनती होंगे तो 99 का होगा, मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में जितने भी सब्जेक्ट कवर करूँगा सबके बनाऊँगा ताकि आपको आसानी से रिवाइज करना हो जाए। और चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट ना हो। तो एज़ यूजुअल अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं तो स्टार्ट करता हूँ। पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह कहा जाता है। अब इस बैकग्राउंड में पहला पॉइंट को सोचिए, लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड नीड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, एंड दिस इज अ प्रोसीजर। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ प्रोसीजर and it is neither as easy as in Britain and nor as difficult as in USA। देखिए, अब मैंने शुरू में ही बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए सोसाइटी में, कंट्री में चेंज आता रहता है समय के साथ। अब ये 1950 का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज की डेट में कितना चेंज आ चुका है, लगभग 70 सालों में। तो इसके हिसाब से भी अभी ये लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको अमेंड किया जा सकता है, इसके प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है। यही इस डॉक्यूमेंट की खासियत है, यही इस डॉक्यूमेंट को लिविंग डॉक्यूमेंट, जिंदा डॉक्यूमेंट बनाती है। वरना उस समय के प्रोविजंस के हिसाब से अगर चलते होते हम लोग तो बहुत मुश्किल होता है। एंड लगभग ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, सब में लगभग ये खासियत रहती है कि उसको अमेंड किया जाता है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं, जैसे कि ब्रिटेन की एग्जाम करें तो वहाँ पे अमेंड करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से उसको उसको अमेंड किया जा सकता है। और अगर बात करें यूएसए की तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे अमेंडमेंट बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडनेस की एक मिक्सचर है एंड जुडिशियस मिक्सचर है। बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग लिबरल भी नहीं है अमेंडमेंट के मामले में, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है। तो हमारा बीच का है जो कि अच्छा होता है, बैलेंस है हमारा।
अब देखिए जो अमेंडमेंट करता है, करने का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 368 में रखा गया है और आर्टिकल 368 आता है पार्ट 20 में। तो ये दोनों एमसीक्यू है। क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें अमेंडमेंट का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपका पार्ट 20 है आंसर। एंड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 368 है। कौन अमेंडमेंट कर सकता है, तो ज़्यादातर केसेस में पार्लियामेंट, ऑल केसेस में पार्लियामेंट ही करता है अमेंडमेंट। इनिशिएशन हालांकि एक केस में स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली करता है, इनिशिएशन मतलब इनिशिएट करना, अदरवाइज जो अमेंड करने का पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है बाय वे ऑफ एडिशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके कुछ प्रोविज़न, वेरिएशन, रिपील, कुछ को किसी चीज़ को रद्द करके, एनी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए बाकी सारे पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं किया जाता। ये इन्वेंशन है जुडिशरी का। बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, उन बेसिक स्ट्रक्चर को इवन आर्टिकल 368 जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, उसके द्वारा भी नहीं अमेंड किया जा सकता है। तो ये खास बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया है, जुडिशरी इन्वेंटेड है, और केशवानंद भारती केस में फर्स्ट टाइम इस वर्ड का इन्वेंशन हुआ था। और उसके बाद कई केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर को फर्दर कौन से ऐसे प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से प्रोविज़न है जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, कई सारे केसेस में डिसाइड हुए हैं। तो देखिए अभी जनरल टर्म में ये समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी सबको, कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रावधानों को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, क्या प्रोसीजर है, कैसे अमेंड किया जाता है, ये जान लेते हैं। तो भैया इसको अमेंड करने के लिए देखिए सिंपल शब्दों में समझे तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल, एक बिल लाना पड़ता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। ये किसी भी हाउस में, हाउसेस दो हैं पार्लियामेंट की, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। तो कोई भी हाउस जो है वो ये बिल लेके आ सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लोकसभा ही लाएगी या राज्यसभा ही लाएगी। कोई भी हाउस, ईदर ऑफ द हाउस ला सकती है। कोई भी मिनिस्टर ला सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। प्राइवेट मेंबर वैसे मेंबर होते हैं जिनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, जो सरकार में नहीं है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर मतलब मिनिस्टर नहीं है वो वैसे, लेकिन एमपी हैं, एमपी हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ला सकते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पेश कर सकते हैं। नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। तो बाकी सारे जो कई सारे ऐसे बिल्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इस बिल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, प्रेसिडेंट की पहले से सहमति की ज़रूरत नहीं है। इट मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी। तो दोनों हाउस में, मान लीजिए कोई भी हाउस इसको लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि लोकसभा लेके आई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो यहाँ पे तो ये पास होना ही होना है, ये यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी वोटिंग होगी, यहाँ पे भी पास होना है। नॉट ओनली पास होना है, इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना पड़ता है। वो क्या होती है स्पेशल मेजोरिटी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो कंडीशन है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। मान लीजिए कि राज्यसभा में 275 सीट है, तो यहाँ पे 50%, मोर देन 50%, तो इसका 50% आप जब निकालेंगे तो ये आएगा 132.5, मतलब मोर देन 133 मेंबर्स इसको पास करने चाहिए, तभी स्पेशल मेजोरिटी होगी। ये तो हो गया टोटल नंबर, ठीक है।
and of the total membership plus majority of 2/3 of the members of house present and voting। अब मान लीजिए कि टोटल 275 संख्या है, मेंबरशिप है, इसमें से 133 से ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। 133 मान लीजिए कि 200 अवेलेबल हैं, तो तभी पास होगा जब एक तो ये कि 133 तो कम से कम करने ही चाहिए पास, वोटिंग फेवर में करने चाहिए, प्लस इसका 2/3 मान लीजिए कि 201 मेंबर अवेलेबल है मान लीजिए, तो इसका 2/3 निकालिए अब आप, तो ये आएगा आपको 6 और 7, ये आएगा 132, ठीक है। इतने मेंबर कम से कम इसको पास करने चाहिए, तभी जाके ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा। तो एक तो है कि भैया मिनिमम जो है जो टोटल मेंबरशिप है उसके आधे होने चाहिए, मोर देन 50% उसको वोट करने चाहिए, और जितने प्रेजेंट हैं उस समय, मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई कारणों से कई लोग नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो 200 ही प्रेजेंट है, मान लो 275 स्ट्रेंथ है, 200 ही प्रेजेंट हैं, इसमें से 2/3 अगर 201 मान लो 2/3 निकालोगे तो आप 132 आएगा। तो इतने मेंबर भी वोट फेवर में करने चाहिए, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये है स्पेशल मेजोरिटी। देन अगर मान लीजिए कि डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेस के बीच में, एक पास कर देती है लोकसभा और राज्यसभा नहीं करती है, या फिर राज्यसभा पास कर देती है लोकसभा नहीं करती है, वैसे केस में क्या होगा? डिसएग्रीमेंट जब भी होगा दोनों हाउसेस के बीच में, तो यहाँ पे कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है, जो कि एक ऑर्डिनरी लॉ में होता है। ऑर्डिनरी लॉ जो होते हैं, ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, वहाँ पे जब भी डिसएग्रीमेंट होता है तो कई बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, और ज्वाइंट सिटिंग के भी अलग प्रावधान है, वो अलग मुद्दा है, अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं है बट ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेडरल प्रोविजंस जो हैं, फेडरल प्रोविजंस भी होती हैं, जैसे कि सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप, इन सब मुद्दों से फेडरल प्रोविजन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई लाता है, तो उसको एक तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना ही पड़ेगा, जो ये वाला प्रोसीजर मैंने बताया था यहाँ पे। साथ साथ इसको हाफ, मतलब जितने भी स्टेट हैं उसके आधे स्टेट इसको रेटिफाई भी करने चाहिए बाय द सिंपल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे याद रखना, हाफ स्टेट भी रेटिफाई करने चाहिए बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, अगर कोई फेडरल प्रोविज़न से है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कोई बदलाव लाना है, जैसे कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन से कोई संबंधित प्रावधान है, उसमें अमेंडमेंट हो रहा है, तो ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे जब ये पास हो जाएगा, जब बिल पास हो जाता है, बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है, उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, एंड प्रेसिडेंट को वहाँ पे एसेंट देना ही देना होता है, ये मना नहीं कर सकते। बाकी केसेस में कई बार क्या होता है कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए लौटा देते हैं, प्रेसिडेंट कई बार इसको एसेंट नहीं भी देते हैं कई सारे बिल को, लेकिन यहाँ पे कई बार प्रेसिडेंट इसको होल्ड कर लेते हैं। लेकिन इस केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में, प्रेसिडेंट को होल्ड या फिर रिटर्न भेजने का कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना, एसेंट देना ही पड़ता है, ये प्रेसिडेंट की मजबूरी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल, जब ये प्रेसिडेंट इसको एसेंट दे देते हैं अपना, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एक्ट बन जाता है। देन अगर बात करें टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की, बिल और एक्ट में पता है ना क्या अंतर है। बिल एक प्रस्तावना है कि ये बेसिकली ये बिल है और इसको पास कराना चाहते हैं, इसमें प्रावधान होते हैं, उसके बाद डिस्कशन होता है, बिल में कई सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, उसके बाद लास्टली जब इसको सब पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट जब अपनी मजदूरी दे देते हैं, मजदूरी कह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब अपनी मंजूरी दे देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। बेसिकली आर्टिकल 368 की बात करें तो 2 तरीके का अमेंडमेंट इसमें प्रावधान है, लेकिन एक अमेंडमेंट और होता है जो कि ऑर्डिनरी लॉ की तरह होता है और सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास किया जाता है। तो 3 तरीके के बेसिकली 3 तरीके के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं। एक तो अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये आउट ऑफ 368 है।
इसके लिए 368 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी के साथ है। जैसे ऑर्डिनरी लॉ होते हैं वैसे ही ये भी है, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट करना होता है, कुछ प्रावधान है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें कोई भी आर्टिकल 368 का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास कर दिया जाता है। देन आता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 368 के अंदर आता है। देन अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी 368 में आता है। तो दो प्रावधान है 368 में, एक तो नॉर्मल जो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा होता है, और एक फेडरल प्रोविजंस के साथ कुछ अगर अमेंडमेंट करना है तो वहाँ पे रेटिफिकेशन भी चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट का। ये 3 अमेंडमेंट के टाइप्स हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जो बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से जो जिन प्रावधानों को, ठीक है, जिन प्रावधानों को अमेंड किया जा सकता है जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 है, उनको देख लेते हैं। तो भैया इसमें जैसे कि स्टेट से नए स्टेट अगर एडमिशन करना हो, इस्टेब्लिश करना हो नया स्टेट, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, जस्ट लाइक कि एक ऑर्डिनरी बिल जैसे पास होता है उसी की तरह होता है। एंड इसमें आर्टिकल 368 का कोई रोल नहीं है। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये सब हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, इसमें भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। सेकंड शेड्यूल जिनमें इमोलमेंट्स है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस हैं एंड सो ऑन। तो शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे, आपको पता होना चाहिए 12 शेड्यूल हैं, और उसमें से जो सेकेंड शेड्यूल है जिसमें इमोलमेंट्स, अलाउंस वगैरह है, उसको सिंपल मेजोरिटी से उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट का इमोलमेंट बढ़ाया घटाया जा सकता है, अलाउंस जो हैं गवर्नर के, स्पीकर के, जज के, इनके कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी में किया जाता है। कोरम इन पार्लियामेंट, कोरम का मतलब होता है कि 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जैसे मान लीजिए 275 सीट है राज्यसभा में, तो इसका 10% 27.5 मतलब 28 के आसपास है, तो ये कोरम कहते हैं। बिना कोरम के पार्लियामेंट चलती नहीं है, मिनिमम 10% होना चाहिए तभी पार्लियामेंट चलेगी। तो इसको भी अमेंड किया जा सकता है, कोरम को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बढ़ाई या घटाई जा सकती है सिंपल मेजोरिटी से। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, इसमें भी चेंज किया जा सकता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि पार्लियामेंट कैसे चलेगी उसके लिए भी रूल्स वगैरह हैं, तो उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज़, जैसे कि कई सारे प्रिविलेज है मेंबर्स को, कई सारे इम्यूनिटी भी वो लोग गेन करते हैं, उसमें भी कटौती या फिर उसमें बढ़ाया जा सकता है अंडर सिंपल मेजोरिटी। और यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, इसको भी अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। नंबर ऑफ स्यून जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, ये जूनियर जजेस की तरह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं स्यून जजेस, इनकी संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है सिंपल मेजोरिटी से। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा रोल दिया जा सकता है। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, जैसे कि एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि दोबारा से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको, उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यूनियन टेरिटरीज में चेंज लाया जा सकता है। फिफ्थ शेड्यूल जो कि शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड है, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। सिक्स्थ शेड्यूल जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। ये सारे जो प्रावधान हैं इनमें सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। मतलब ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ 368 है। 368 में दो ही तरीके का अमेंडमेंट किया जाता है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा और एक है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये है दो इसमें प्रावधान है जिसके द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से कौन सा
अमेंडमेंट किया जाता है। ये बेशक ये 368 में आता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही किए जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी मतलब सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से ना किया जाए, एंड थर्ड कैटेगरी मैंने बताया था स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफाइड बाय स्टेट्स, तो वो जो उनमें नहीं आते हैं वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं। मेजर जो है वो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सेट्रा है। देन स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट में फेडरल स्ट्रक्चर को किया जाता है, रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे कि इसमें होता क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी तो होती है ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाई ए सिंपल मेजोरिटी। वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, और ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है फेडरल स्ट्रक्चर के प्रोविजंस में भी। यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ जो कि नोट करने लायक है कि जब ये मैटर जाता है स्टेट्स के पास कि आप रेटिफाई करो, तो उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। उनको कंसेंट देना होता है बिल को, तो उसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं है भाई आपको 1 महीने के अंदर कंसेंट दे देना है, 2 महीने के अंदर देना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और ये कहीं ना कहीं एक अजीब सा प्रावधान है। अगर मान लो स्टेट 1 साल ले ले, 2 साल ले ले, तो अमेंडमेंट होगा ही नहीं। तो ये वीक पॉइंट है एक्चुअली, मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, क्योंकि स्टेट्स को भी टाइम लिमिट आई थिंक होना चाहिए था, बट नहीं है। आई डोंट नो वाई नहीं है। तो चलिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ये आता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कुछ अमेंडमेंट किया जाता है, इससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आता है एंड उसके मैनर से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आता है, तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है, साथ में स्टेट्स की कंसेंट की भी ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ों का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। एक्सटेंट ऑफ द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, तो जब भी यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट के पावर, एक्सिक्यूटिव पावर को बढ़ाना या घटाना होता है, तब भी मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट की ज़रूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जब भी कोई अमेंडमेंट होता है उनके प्रावधानों में, तब भी इसकी ज़रूरत आती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट अंडर द, जैसे शेड्यूल्स, जैसे कि शेड्यूल्स हैं, वो लिस्ट हैं, आपको पता होगा कि उसके तहत पावर्स डिसाइडेड हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में जब भी कोई चेंज लाया जाता है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। 7th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके के लिस्ट हैं। सेंट्रल लिस्ट जिस पे सेंटर काम करती है, स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट काम करती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है जिस पे दोनों मिल के काम करते हैं। तो यहाँ पे इनमें कोई चेंज लाया जाता है तो उसमें भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इसी प्रोसीजर के द्वारा चेंज किया जाता है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, मान लीजिए कि स्टेट के जैसे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में स्पेशली, उसमें कोई चेंज लाना है तब भी यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। देन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368 इटसेल्फ को अगर करना पड़े, मान लीजिए अमेंड करना पड़े, तब भी स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे स्टेट रेटिफाई करना पड़ेगा 50% स्टेट को। आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या है, कौन से ग्राउंड्स है जिस पे अमेंडमेंट प्रोसीजर को क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग। क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो अमेंडमेंट के प्रोसीजर को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। जैसा कि आपको आई थिंक अगर नहीं जानते तो नहीं पता होगा, बता देता हूँ मैं आपको कि क्या क्या बेसिस हैं। तो पहला जो बेसिस है, तो लोग जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर स्पेशल बॉडी। जैसे कि यूएसए में है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, वही बॉडी डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से। तो इसलिए यूएसए का जो अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत रिजिड माना जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ही उसको अमेंड करती है। पार्लियामेंट मतलब वहाँ की जो वर्किंग जो लेजिस्लेचर है वो काम नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए थी अमेंडमेंट के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में जो एक्सक्लूसिव पावर है अमेंडमेंट का, वो पार्लियामेंट को है। आगे देखते हैं, इनिशिएटिव पावर, कौन इनिशिएट करेगा, कौन इस बिल को लाएगा। तो हमेशा ये याद रखना कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारा पावर है इनिशिएशन का, एक्सेप्ट एक केस में। स्टेट लेजिस्लेचर को एक केस में ही मिलता है इनिशिएट करने का,
that is passing resolution on requesting the parliament for creation or abolition of legislative council। अब देखिए कि स्टेट में कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं, जैसे कि बिहार एक एग्जांपल है, यूपी एक एग्जांपल है जहाँ पे दो हाउसेस हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ऐसे करके और भी स्टेट है जैसे कि वेस्ट बंगाल है। तो इन स्टेटों में जो कुछ 5-6 स्टेट हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, कोई स्टेट मान लीजिए इसके अलावा या फिर ये स्टेट चाहती हैं कि मेरा लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर दिया जाए, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल काम का नहीं है, इसको हटा दिया जाए, तो वो रिक्वेस्ट करेंगी, वो स्टेट रिक्वेस्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए एक रिजोल्यूशन बना के पार्लियामेंट को कि आप इस पे जो है आप एक बिल लाइए ताकि इसको हटाया जा सके। या फिर कोई स्टेट ऐसी है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है और वो चाहती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाए, तो वो भी एक रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाइए और हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाइए। तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, बिल दोनों हाउसेज में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट आएगा, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में की बन जाएगी। देन पार्लियामेंट कैन ईदर अप्रूव और डिसअप्रूव और मे नॉट टेक एनी एक्शन। तो यहाँ भी जब स्टेट रिजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, या तो उसको अप्रूव करेगा, तो बोलेगा ठीक है चलो आपको काउंसिल चाहिए, मैं काउंसिल बनवाता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉलो करता हूँ, अमेंडमेंट लाता हूँ, या तो बोलेगा कि नहीं भाई मैं डिसअप्रूव कर रहा हूँ। तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, या फिर कोई एक्शन ना लेना। ये सब तीनों पावर है पार्लियामेंट के पास, 3 पावर है, उसमें से कोई भी एक पावर यूज़ कर सकता है। मेजर पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट या तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा करता है, एलोन करता है बेसिकली। यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर कोई रोल नहीं है। तो मेजर पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट अमेंड करता है, जहाँ पे स्टेट को कोई पावर नहीं है, या तो वो स्पेशल मेजोरिटी से करता है या फिर सिंपल मेजोरिटी से करता है। देन नो टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर्स शुड रेटिफाई और रिजेक्ट। तो ऐसा है कि जब भी कोई फेडरल स्ट्रक्चर से कोई मैटर जाता है जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे रेटिफाई करना होता है, उस समय उन स्टेट्स के पास जब ये मैटर जाता है तो उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइम लिमिट का कोई भी प्रावधान नहीं दिया है। तो ये इटसेल्फ स्टेट होल्ड कर सकती हैं। कई सारी स्टेट मान लो रख लें अपने पास ही ना करें, तो ये इसलिए भी दिया गया है क्योंकि स्टेट को एटलीस्ट कुछ तो पावर हो कि अपने आप को बचा सके। कई बार सेंटर क्या होता है, स्टेट के पावर्स को कम करने के लिए सारी मैटर्स लेके आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आती हैं। इस लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अच्छा मोटिव हो तो क्या होगा, तो फिर अच्छा मोटिव होगा तो मान लीजिए स्टेट सपोर्ट करे, मान लीजिए कि कोई स्टेट नहीं भी करती है पॉलिटिक्स की वजह से, तो वहाँ पे फिर टाइम लिमिट नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं है। देन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साइलेंट है ऑन द इशू वेदर द स्टेट्स कैन विड्रॉ देयर अप्रूवल आफ्टर अकॉर्डिंग द सेम। मान लीजिए स्टेट के पास ये मैटर आया कि रेटिफाई करना है और उसने रेटिफाई कर दिया, उसके अप्रूवल के बाद इसको फिर विड्रॉ करने का इनको पावर नहीं है। एक बार अप्रूव कर दिया तो दे कैनॉट विड्रॉ, एक अजीब सा पावर है यहाँ पे। विड्रॉ का भी पावर मुझे लगता है कि होना चाहिए था। देन नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए ज्वाइंट सिटिंग। तो जैसा कि ऑर्डिनरी बिल में होता है कि जब भी 2 हाउसेस के बीच में, अपर हाउस जैसे कि राज्यसभा एंड लोअर हाउस लोकसभा, इस बीच में जब किसी बिल को लेकर एग्रीमेंट नहीं होता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में, दोनों के अलग अलग थिंकिंग होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुला ली जाती है और दोनों को साथ में मिलकर डिस्कस कराया जाता है, फिर वोटिंग होती है, वो अलग प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है और कोई भी हाउस अगर डिसएग्री करता है दूसरे हाउस से, तो वो वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर वो पास ही नहीं होता है। ज्वाइंट सिटिंग का इसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। देन सिमिलर टू दैट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर स्पेशल मेजोरिटी। तो ऐसा मानना ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या फिर एक्ट जो है, जो हमारा प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो एक जस्ट एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरफ फॉलो करता है। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल, सेम बिल लाया जाता है, कोई भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर ला सकता है या फिर मिनिस्टर ला सकता है। उसके बाद इसमें अंतर बस यही है कि स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए, उसमें नहीं चाहिए। सिंपल मेजोरिटी में ऑर्डिनरी बिल पास होती हैं।
टू स्केची, मतलब इतना स्केची है कि जुडिशरी को कहीं ना कहीं इसका स्कोप, दे लीव ए वाइड स्कोप फॉर टेकिंग द मैटर्स टू द जुडिशरी, मतलब ये क्लियर कट प्रावधान नहीं है, बहुत स्केची हैं। देन नेक्स्ट है डिस्पाइट दीज प्रोसेस, डिस्पाइट ये ऑल सारे क्रिटिसिज्म, प्रोसेस है जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस है उसने प्रूव किया है कि ये बहुत सिंपल और बहुत इजी है एंड अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं हम लोग। चेंज जैसे कि अगर बात करें कि कंट्री 1950 से अभी तक कितना चेंज आया है, तब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लाइव है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन, कई सारी कंट्रीज है जैसे फ्रांस, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया वहाँ पे, लेकिन हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान इतना अच्छा है, स्पेशली अमेंडमेंट वाला, कि अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है। केसी वेयर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो आपका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रावधान है वो स्ट्राइक ए गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी के बीच में एक बैलेंस हमारा रहता है। तो ये सारी बातें थी इस चैप्टर की, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।